नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह, जो परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पिछले वीडियो में हम लोग 150 तक के प्रश्न को देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे और हम लोग ये प्रश्न को देख रहे हैं एक्सीडेंट मैनुअल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रेल दुर्घटना में यात्री की मृत्यु होने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि कितनी है। तो यदि रेल दुर्घटना में यात्री का मृत्यु हो जाता है तो उस समय 8 लाख रुपए दी जाती है। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के दौरान यात्री मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति हेतु दावा दुर्घटना की तिथि से कितने दिनों के अंदर रेल दावा अधिकरण में किया जा सकता है। तो 1 वर्ष के अंदर दावा कर सकता है। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हेतु दावा कहाँ किया जा सकता है। तो इसको रेल दावा अधिकरण में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एमआरवी का ट्रायल रन कितने दिन में होता है। तो 3 मंथ में एक बार होता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी दुर्घटना को आगे उप शीर्षकों में बांटा गया है। तो गाड़ी दुर्घटना को 2 उप शीर्षकों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, विद्युतीकृत क्षेत्र में आपातकालीन टेलीफोन सॉकेट कितने मीटर के अंतर पर स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर है 750 मीटर। अगला प्रश्न है, स्पिरमी गाड़ी की संरचना में कितने कोच होते हैं। तो इसमें 3 कोच होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दुर्घटना के समय सील किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो पहला ऑप्शन दिया है गाड़ी सिग्नल रजिस्टर, लोको पायलट मेमो बुक और गार्ड मेमो बुक, ये सभी को सील कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यात्री गाड़ी की दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल का प्रभारी कौन होता है। तो दुर्घटना स्थल का प्रभारी डीआरएम होता है। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी की दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल पर का प्रभारी कौन होता है। तो मालगाड़ी की दुर्घटना होने पर उसका प्रभारी अति मंडल रेल प्रबंधक होता है। अगला प्रश्न है, यात्री गाड़ी की दुर्घटना होने पर जांच किसके द्वारा किया जाता है। तो सीआरएस के द्वारा इसको जांच किया जाता है यदि यात्री गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है तो। अगला प्रश्न है, मध्य रेल पर A क्लास दुर्घटना राहत गाड़ी कितने हैं। तो मध्य रेल पर A क्लास दुर्घटना राहत गाड़ी 5 हैं। अगला प्रश्न है, B क्लास ART के गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। तो B क्लास ART के गाड़ी संरचना में 140 टन क्रेन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्फेयर के गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें सुपरवाइजर वैन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, A क्लास ART की गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या उपलब्ध होता है। तो ART A क्लास की गाड़ी संरचना में 140 टन क्रेन होता है और ART कोच HRE होता है, टूल वैन भी होता है, यानी इसका आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, CMS द्वारा ARME स्केलवान का निरीक्षण निम्न में से कितनी अवधि में किया जाना चाहिए। तो 6 माह में एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ARME की गाड़ी संरचना में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। तो ARME गाड़ी संरचना में टूल वैन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर निम्न में से किसके द्वारा भरा जाता है। तो क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर सेक्शन कंट्रोलर SCOR के द्वारा भरा जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना होने पर ART या MRB किसके द्वारा आदेशित किया जाता है। तो इसको मुख्य या उप मुख्य नियंत्रक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना होने पर निम्न में से कौन सा कार्य खंड नियंत्रक के द्वारा नहीं किया जाता है। तो उस समय ART या MRB को आदेशित करना
एक खंड नियंत्रक के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रैक की खराबी में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो ट्रैक की खराबी में काटा में खराबी ये शामिल नहीं होता है। बाकी बकलिंग, बेल्ट फेलियर, रेलवे पुलिया में खराबी, ये सब ट्रैक की खराबी में आता है। बाकी काटा में खराबी ये ट्रैक की खराबी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना राहत गाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी नियम पुस्तिका नहीं रखी जाती है? तो इसमें ब्लॉक संचालन नियमावली नहीं रखा जाता है। बाकी समान तथा सहायक नियम, दुर्घटना नियमावली और कार्य संचालन समय सारणी रखा जाता है। अगला प्रश्न है, रेल सेवकों के कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न करना रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 146 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये धारा 125 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रेल प्रशासन के द्वारा अंतरिम सहायता रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत प्रदान की जाती है? तो इसको धारा 126 के तहत प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, बी ट्रैक रूट पर संचार में पूर्ण और आंशिक व्यवधान के आधार पर निर्धारित न्यूनतम सीमा स्तर थ्रेशहोल्ड वैल्यू कितना होता है? तो 6 घंटा थ्रेशहोल्ड वैल्यू होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपस्कर में खराबी होने पर उपस्कर खराबी वाली दुर्घटना में शामिल किया जाएगा? तो इसको इंजन और चल स्टॉक, रेल पथ, ये सभी में यदि खराबी आता है तो खराबी वाली दुर्घटना में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्घटना होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा सर्वप्रथम की जाने वाली कार्यवाही क्या है? तो स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण को TOL पर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दुर्घटना होने पर गार्ड द्वारा की जाने वाली प्रथम कार्यवाही क्या है? तो गार्ड के द्वारा प्रथम कार्यवाही बाजू वाली लाइन का बचाव करना होता है। अगला प्रश्न है, OAG में समय तक करंट नहीं होने पर दुर्घटना माना जाता है। यदि OAG में 3 मिनट से अधिक समय तक करंट नहीं होता है तो उसको दुर्घटना माना जाता है। अगला प्रश्न है, रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत गाड़ी दुर्घटना को सूचित करने योग्य दुर्घटना माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है धारा 113 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संपार फाटक को अनाधिकृत रूप से खोलना या नुकसान पहुंचाना रेल अधिनियम 1989 के कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो धारा 160 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है। अगला प्रश्न है, रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाना रेल अधिनियम 1989 के कौन सी धारा के तहत अपराध है? तो धारा 151 के तहत ये अपराध होता है। अगला प्रश्न है, CRS द्वारा रेल दुर्घटना की जांच करना रेल अधिनियम 1989 के किस धारा में दिया गया है? तो धारा 114 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, यातायात के अस्थायी निलंबन के बारे में रेल अधिनियम 1989 के किस धारा में दिया गया है? तो धारा 24 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत रेल से यात्रा करने की मनाही है? तो धारा 56 के तहत संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को यात्रा करना मनाही होता है। अगला प्रश्न है, रेल से संबंधित किसी विषय के संबंध में केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो इसको धारा 60 एंड 87 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, CRS या CRS की नियुक्ति रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत होती है? तो इसको धारा 5 के अंतर्गत इसका नियुक्ति होता है। अगला प्रश्न है, CRS या CRS के कर्तव्यों का उल्लेख रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका कर्तव्य धारा 6 के अंतर्गत लिखा हुआ है।
अगला प्रश्न है, रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना की जांच रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका जांच धारा 115 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना जांच के संबंध में रेल संरक्षा आयुक्त के अधिकार रेल अधिनियम 1989 के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 116 के अंतर्गत इसका अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत गंभीर चोटें परिभाषित की गई है? तो धारा 120 के तहत इसको परिभाषित की गई है। अगला प्रश्न है, यात्री गाड़ी की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो यात्री गाड़ी की परिभाषा दुर्घटना की पैरा 102 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो इसको पैरा 104 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूचित करने योग्य गाड़ी दुर्घटना का उल्लेख दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो इसको पैरा 106 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निवारित टक्कर की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो निवारित टक्कर की परिभाषा पैरा 109 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन का उल्लेख दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन पैरा 112 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दुर्घटनाओं का वर्गीकरण दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो पैरा 117 में दुर्घटनाओं का वर्गीकरण का किया गया है। अगला प्रश्न है, गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा पैरा 118 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, परिणामी गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो पैरा नंबर 119 में इसका वर्णन किया गया है।